नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जी की, जिसमें कल है दोस्तों आपका 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को आपका स्टेनोग्राफर का आपका एग्ज़ाम है। तो आप लोग में से ही बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि आपका एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन कर दिया जाए कि आपका किस प्रकार के प्रश्न हैं जो कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम में आपका 50 जीकेजीएस के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाते हैं। तो अभी हम उन सभी 50 जीकेजीएस प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस एग्जामों में आ चुके हैं स्टेनोग्राफर में ही। ठीक है, तो ये हमारा 17 नवंबर 2022 को आपका जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका विस्तृत सॉल्यूशन देखते हैं, विस्तृत अध्ययन देखते हैं। साथ में इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से एक बार ज्वाइन हो जाइएगा। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्देशीय नदीय बंदरगाह है, यानी कि इनलैंड रिवराइन पोर्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह भारत के कोलकाता शहर में एक नदी बंदरगाह है जो समुद्र से लगभग 203 किलोमीटर यानी कि 126 मील दूर है। ठीक है, यह भारत का सबसे पुराना परिचालन बंदरगाह है और इसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। कोलकाता एक अंतर्देशीय बंदरगाह नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के एक बड़े भीतरी इलाके की सेवा है जो कि करता है और ये गंगा के किनारे स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है कि कलामंडलम रमन कुट्टी नायर को निम्नलिखित में से किस वर्ष कथकली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप अवार्ड है जो कि आपका प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 2004 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न से आपको क्या क्या याद रखने की जरूरत है उसको देख लीजिए। पहला आप याद रखिएगा कि कलामंडलम रमन कुट्टी नायर किस शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई हैं, तो कथकली। इसके अलावा कथकली है जो कि किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम, और कथकली दोनों आपका केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप अवार्ड इनको 2004 में दिया गया था। इसके अलावा 1974 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार दिया गया है। 1985 में आपका केरल संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार दिया गया है। 2004 में तो हो ही गया। 2007 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया है और 2010 में कोचीन विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर की उपाधि भी इन्हें दी गई है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसून अक्टूबर और नवंबर के दौरान तमिलनाडु तट, आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और दक्षिण पूर्व केरल में मूसलाधार वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 उत्तर पूर्वी मानसून इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून की बात करेंगे तो भारत में मानसून के निवर्तन की ऋतु का अनुभव अक्टूबर नवंबर में किया जा सकता है। मानसूनी हवाएं धीरे धीरे निवर्तित होती है। अक्टूबर की गर्मी के साथ तापमान में अचानक वृद्धि होती है। इसके अलावा दिन का तापमान अधिक होता है, रातें ठंडी होती हैं और सुखद होती हैं। औसत न्यूनतम तापमान की बात करेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस आपका नीचे चला जाता है। इससे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्षा होती है। इसकी दिशा की बात करेंगे तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक है। भारत में वार्षिक वर्षा का एक मामूली हिस्सा है। इस प्रकार के उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नागालैंड के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मीमकुट उत्सव मनाती है, तो मीमकुट उत्सव की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो 3 है कुकी जनजाति के द्वारा है जो कि आपका मनाया जाता है। मीमकुट कुकी जनजाति का प्रमुख त्योहारों में से एक है। मीमकुट एक फसल उत्सव है जो तोल बोल के कुकी महीने के 97वें दिन से एक सप्ताह तक चलता है। ऐसा माना जाता है कि राक्षस थिल्ला को प्रसन्न करने के लिए मीमकुट उत्सव है जो कि मनाया जाने लगा है। इस उत्सव या त्यौहार में दानव देवता को आत्मा को प्रसन्न करने के लिए मुर्गे की बलि देने सहित कई अनुष्ठान शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किसे मास्टरदा के नाम से जाना जाता है जिन्होंने अप्रैल 1930 में ब्रिटिश भारत में चट्टगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 सूर्यसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यसेन की बात करेंगे तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की है और चट्टगांव विद्रोह को सफल नेतृत्व किया। वो नेशनल हाई स्कूल में सीनियर ग्रेजुएट शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और लोगों से प्यार से उन्हें मास्टरदा कहकर संबोधित करते थे।
नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक को सिक्के पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है समुद्रगुप्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त प्राचीन भारत के गुप्त समाज के शासक थे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र के रूप में अपने वंश की राजनीतिक शक्तियों का बहुत विस्तार किया। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख उनके दरबारी हरीश सेन के द्वारा रचित प्रशस्ति अभिलेख है जिसमें सैन्य विजयों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो इन्हें भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्मन प्राणी विज्ञानी अर्नेस्ट हैक्ल द्वारा सबसे पहले डैश में पारिस्थितिकी को ज्ञान के एक अलग क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 1866 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका शब्द है पारिस्थितिकी जर्मन प्राणी विज्ञानी अर्नेस्ट हैक्ल के द्वारा 1866 में जीवित रूपों की अर्थव्यवस्था का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया था एवं पारिस्थितिकी के सैद्धांतिक अभ्यास में बड़े पैमाने पर उनके पर्यावरण यानी कि अन्य जीवित प्रणालियों सहित के साथ जीवित प्रणालियों की बातचीत के मॉडल के निर्माण के होते हैं। फिर इन मॉडल का जो प्रयोगशाला और क्षेत्र में परीक्षण किया जाता है और पारिस्थितिकी में फील्ड वर्क में डेटा संग्रह भी शामिल है, जिसे किसी सिद्धांत से प्रेरित होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आपका है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रवर्तक जो पंडित जसराज हैं निम्नलिखित में से किस घराने के अनुयायी थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका मेवाती घराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित है, भारत के शास्त्रीय कलाकार हैं। मेवाती घराने की बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना है इंदौर के उस्ताद जो रहे आपके गग्गे नजीर खां और उस्ताद वाहिद खां के द्वारा आपका किया गया था। इसके अलावा उनको भारत के कुछ प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे कि 1990 में आपका पद्म भूषण दिया गया है, 2000 ईस्वी में आपका पद्म विभूषण दिया गया है, 1975 में पद्मश्री दिया गया है और 1987 में आपका संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा 17 अगस्त 2020 को आपका उनका निधन हो गया था। उन्होंने मेवाती घराने के गुलाम कादिर खां और शास्त्रीय गायन पंडित मणिराम जैसे कुछ दिग्गजों के अधीन प्रशिक्षण है जो कि लिया था। इसमें आप इनका छवि भी देख सकते हैं, ये दोस्तों आपके हैं पंडित जसराज जी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि यूनानी इतिहासकार और राजनयिक मेगास्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थी। वो निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट के दरबार में आए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर था वो दोस्तों आपका मेगास्थनीज का राजदूत था जो कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका आया है। इसके अलावा कब आया है तो 302 ईसा पूर्व में आया था, 288 ईसा पूर्व तक आपका भारत का दौरा किया था। इसके अलावा मेगास्थनीज एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार है, राजनयिक और भारतीय निर्वंश विज्ञानी थे। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर प्रथम का राजदूत था। नेक्स्ट प्रश्न है, इससे पहले आपको बता दें कि इंडिका जो पुस्तक है वो आपका मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखा गया है, जिसमें आपका जो मौर्य साम्राज्य का जो आपका राजधानी हुआ करता था मगध का राजधानी हुआ करता आपका पाटलिपुत्र, उसका वर्णन इस इंडिका पुस्तक में किया गया है। नेक्स्ट आपका है कि 1662 में प्रतिपादित निम्नलिखित में से कौन से नियम से यह निष्कर्ष निकाला गया था कि दाब और आयतन का गुणनफल लगभग स्थिर रहता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 बॉयल का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉयल का नियम आपका स्थिर तापमान पर रखी गई गैस की दी गई मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। इसके अलावा बॉयल के नियम के दाब और आयतन के बीच संबंध को गणितीय शब्दों में P1 V1 P2 V2 के रूप में भी निरूपित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं को एक निश्चित आकार और आकृति प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 झिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कोशिका को एक नाभिक वाले जीव की सबसे छोटी इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। कोशिकाएं कार्बनिक अणुओं के समान प्रमुख वर्गों से बनती है, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। उदाहरण की बात करेंगे तो जंतु पेशी के उत्तक में एक इकाई। कोशिका के अंग की बात करेंगे तो कोशिका झिल्ली, जिसे कि हम लोग प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं, यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है और कोशिका के आंतरिक भाग को बाह्य वातावरण से अलग करता है। यह जंतु कोशिका में सबसे बड़ी भित्ति है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के समीप स्थित होता है। कोशिका की बाहरी सीमा होने के कारण यह कोशिकाओं को आकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था।
तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आजीविका की बात करेंगे तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को जून 2011 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। 2005 में इसका नाम बदल दिया गया था, नाम बदलकर आपका रखा गया था दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि DAYNRLM, ठीक है। इसके अलावा ये जो योजना है आपका विश्व बैंक के द्वारा आपका समर्पित है। इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण गरीबों के कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच बनाना, उन्हें अस्थायी आजीविका संवर्धन के माध्यम से घरेलू आय को बढ़ाने और वित्तीय सेवाओं में सुधार करने में सक्षम बनाना है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बागाती यानी कि प्लांटेशन फसल नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गेहूं आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा चावल की बात करेंगे तो चावल दोस्तों आपका एक बगानी फसल है। बगानी फसल की बात करेंगे तो वो फसल जो कृत्रिम रूप से बनाए गए जंगलों या खेतों में उगाई जाती हैं। ज़्यादातर नगद या निर्यात आधारित फसलों को हम लोग बागानी फसल कहते हैं। इसके अलावा बागानी फसल को वाणिज्यिक फसलों के समूह के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। प्रकृति में बारहमासी होते हैं। बड़े और आसन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। इसमें आपका नारियल हो गया, सुपारी हो गया, ताड़ का तेल हो गया, कोको हो गया, काजू हो गया। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी और रबर शामिल होता है। इसके अलावा फसलों के प्रकार के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो एक आता है आपका खरीफ फसल जो कि आपका जून और जुलाई में उगाया जाता है, जैसे कि चावल हो गया, कपास हो गया। रबी फसल की बात करेंगे तो अक्टूबर नवंबर में उगाया जाता है, जैसा कि आपका गेहूं हो गया, आलू हो गया। और जायद फसल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में यानी कि मार्च जून के बीच उगाया जाता है, जैसे कि खीरा हो गया, कद्दू हो गया, तरबूज हो गया। ये सभी फसल दोस्तों आपका जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा आगरा के ताजमहल की नकल है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बीबी का मकबरा राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल की बात करेंगे तो ताजमहल एक हाथी दंत सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित है, यमुना नदी के दाहिना किनारे में। इसके अलावा इसका जो निर्माण है आपका 1631 में भारत का जो मुगल सम्राट था 5वां उसके द्वारा कराया गया था, जो कि शाहजहां थे। उन्होंने अपनी पत्नी प्रिय मुमताज़ महल की याद में इस मकबरे का निर्माण है जो कि कराया था। ये ताजमहल का दोस्तों आप छाया चित्र भी देख सकते हैं। इसके अलावा ताजमहल का जो आपका क्या है हूबहू जो नकल किया गया था वो आपका बीबी का मकबरा था, जिसने कि आपका औरंगजेब ने बनवाया था आपका 17वीं शताब्दी में, ठीक है। इतिहासकारों के अनुसार इस मकबरे का निर्माण आजम शाह के दिलरसो बानो बेगम की याद में बनाया गया था। इन्हें रबिया उद्दौलानी के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों अभी वर्तमान में आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और ये आप बीबी की मकबरा के छाया चित्र को भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि 10 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। तो इसका राइट आंसर आपका और ऑप्शन नंबर 3 RN रवि इसका राइट आंसर हो जाएगा। RN रवि 2022 में भी आपके क्या थे तमिलनाडु के राज्यपाल थे और अभी वर्तमान में भी आपके तमिलनाडु के राज्यपाल आपके यही हैं, ठीक है, जो कि 18 सितंबर 2021 को बने थे और अब तक आपका ये राज्यपाल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों आपका RN रवि के छाया चित्र को भी आप लोग यहाँ आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, यही आपके RN रवि हैं। नेक्स्ट आपका है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक की लेखिका है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बाद ये उनका दूसरा उपन्यास था। इसका मतलब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के पुस्तक के लेखक भी आपके अरुंधति रॉय भी हैं। इसके अलावा 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ने अपने साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार अवार्ड भी जीता है। ये गैर प्रवासीय भारतीय लेखक के द्वारा रचित सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक भी बन गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया कि हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में H का अर्थ बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उच्च यानी कि हाई, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में H का अर्थ होता है हाई। हरित क्रांति के बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों अक्सर HYV के रूप में संक्षिप्त का उत्पादन शामिल था।
जिसके परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थों की कमी से निपटने और किसी क्षेत्र के राजस्व में वृद्धि करने के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसके अलावा हरित क्रांति के बारे में हम लोग देखेंगे तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो आपके एम.एस. स्वामीनाथन हैं, ठीक है। इसके अलावा 1965 में भारत सरकार के अनुवांशिक विज्ञानी रहे एम.एस. स्वामीनाथन की मदद से आपका भारत में हरित क्रांति का शुरुआत है जो कि आपका किया गया था। इसके अलावा भारत में और कुछ कृषि क्रांति को देखें तो पीली क्रांति जो कि जिसका संबंध आपका तिलहन उत्पादन से है, ठीक है, विशेष रूप से आपका सरसों और सूरजमुखी से। नीली क्रांति की बात करेंगे तो इसका संबंध आपका मछली उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति की बात करेंगे तो इसका उत्पादन, इसका जो आपका संबंध है वो आपका फल से है, शहद उत्पादन से है या बागवानी विकास से है। गुलाबी क्रांति की बात करेंगे तो प्याज उत्पादन से है। इसके अलावा झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति का आपका संबंधित है। रजत फाइबर क्रांति की बात करेंगे तो कपास से इसका संबंध है। नेक्स्ट आपका है कि 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो 2011 में आपका जनगणना हुआ था, उसी के अनुसार आपका शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है जो कि आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 31.16% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा जो आपका कुल शहरी जनसंख्या था, ठीक है, आपका वो आपका 377 मिलियन था जो कि कुल जनसंख्या का 31.16% था। इसके अलावा तमिलनाडु सबसे अधिक शहरीकृत राज्य था जिसमें आपका 48.4% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती हैं। इसके अलावा आपका केरल का है 47.7%। इसके अलावा थर्ड पर आपका महाराष्ट्र है 45.2%, ठीक है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे तो आपका 833.1 मिलियन है। हिमाचल प्रदेश 89.97% के साथ ग्रामीण आबादी का सबसे अधिक ग्रामीण राज्य है। इसके बाद आपका बिहार का स्थान आता है। नेक्स्ट आपका है कि जब 1991 में औद्योगिक नीति का शुभारंभ हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 पी.वी. नरसिम्हा राव इसका आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उस समय आपके पी.वी. नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। इससे पहले देश गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। इसी संकट ने भारत की नीति निर्माताओं को नई औद्योगिक नीति को लागू करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। मनमोहन सिंह की बात करेंगे तो वित्त मंत्री थे, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि 86वां संविधान संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, वो किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 2002, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि हमें बताता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यह कर्तव्य आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। और इसी संशोधन के माध्यम से आपका अनुच्छेद 21A को भी शामिल किया गया था जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 20 के बच्चे के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया था। इसके अलावा आज की बात करेंगे तो आज की स्थिति के अनुसार वो 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि अनुच्छेद 51A में वर्णित है, ठीक है। 11 में से 10 मौलिक कर्तव्य आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ दिया गया। साथ में 11 मौलिक कर्तव्य आपका 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 21 है कि पश्चिमी घाट में होने वाली अधिकांश वर्षा डैश होती है क्योंकि आर्द्र हवाएं बाधित होती है और घाटों के साथ ऊपर उठने के लिए मजबूर हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पर्वतीय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भारत के पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिम घाट या सरहदी कहते हैं। दक्कनी पठार के पश्चिम किनारे के साथ साथ ये पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ आपका 1600 किलोमीटर लंबी है। यह गुजरात महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होता है, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाता है। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिम घाट क्षेत्र के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल जो कि घोषित किया था। यह आपका वेस्टर्न घाट है, यहाँ से लेकर दोस्तों आपका कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस चोल वंश राजा ने तंजौर के राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 राज राजा चोल प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो तंजौर में आपका राज राजेश्वर जो मंदिर है उस मंदिर को आपका बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह आपका तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। एक हिंदू द्रविड़ शैली का मंदिर है। किस भगवान को समर्पित है, तो शिव भगवान को समर्पित है। इसे दक्षिणा मेरू या दक्षिण का मेरू भी कहा जाता है। इसके अलावा इस मंदिर का जो निर्माण है राज राजा प्रथम के द्वारा कराया गया था। यह मंदिर आपका यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी नामित किया जा चुका है। इसका जो निर्माण है आपका ग्रेनाइट से हुआ है, ठीक है। यहाँ आप मंदिर का छाया चित्र भी देख सकते हैं। यही दोस्तों आपका बृहदेश्वर मंदिर है या
राजराजेश्वर मंदिर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि डैश के परमाणु के संदर्भ में सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान खोजे गए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है C12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट ने विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना के लिए मानक के रूप में सबसे जो स्थिर कार्बन आइसोटोप है C12 का चयन किया था। इसके अलावा C12 के द्रव्यमान को 12 परमाणु द्रव्यमान के इकाई मानक के रूप में लिया जाता है। एक कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि नवंबर 2019 के बाद सभी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धाओं का आयोजन किसके नियमों के तहत है जो कि किया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 विश्व एथलेटिक्स वर्ल्ड या वर्ल्ड एथलेटिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। विश्व एथलेटिक्स की बात करेंगे जिससे पहले हम लोग इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन के नाम से जानते थे, जो कि 1912 से 2001 तक हम इसी नाम से जानते थे। और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन आपका 2001 से 2019 तक जानते थे, और अब हम लोग जानते हैं विश्व एथलेटिक्स के नाम से। ठीक है। जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय शासन निकाय है जो ट्रैक को कवर करता है। नेक्स्ट आपका है कि 1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख शहरों की खोज उत्खनन ASI के किस महादेशक के नेतृत्व में आपका किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 जॉन ह्यूबर्ट मार्शल के द्वारा किया गया था। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो इसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह आपका एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जो आज के उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से पाकिस्तान उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई थी। यह सभ्यता सिंधु और गगन हकरा नदी के घाटियों में फली फूली। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के 7 महत्वपूर्ण शहरों के बारे में देखें तो जो एक है आपका मोहनजोदारो, जो कि आपका कहाँ स्थित है तो आपका पाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा हड़प्पा की बात करेंगे तो ये भी दोस्तों आपका पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा के विषय में आप याद रखिएगा कि हड़प्पा ही वो पहला स्थल था जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोजा गया था। इसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता स्थल भी कहा जाता है। कालीबंगा की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका भारत में है। ठीक है, भारत में है। इसके अलावा लोथल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका ये भी आपका भारत में है। भारत में भी अगर आप पूछिएगा कहाँ तो ये दोस्तों आपका गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में ही आपका सिंधु घाटी सभ्यता का आपका बंदरगाह हुआ करता था। यहीं से सारी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं सिंधु सभ्यता में यहीं से हुआ करती। चंद्रो है, एक आपका धोलावीरा है, एक आपका बनावली है। ये सभी आपका हड़प्पा सभ्यता का ही महत्वपूर्ण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए डैश ने सत्यशोधक समाज की स्थापना है जो कि किया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ठीक है, सत्यशोधक समाज की बात करेंगे तो 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले के द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज था। ठीक है, इसने शिक्षा के एक मिशन का समर्थन किया और विशेष रूप से महाराष्ट्र में महिलाओं, शूद्रों और दलितों पर केंद्रित वंचित समूह के लिए सामाजिक अधिकारों और राजनीतिक पहुंच में वृद्धि की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि सेंटर ऑफ मरीन लिविंग रिसोर्सेज द्वारा डीप ओशन मिशन के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषयगत कार्यान्वित हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एक कहार ला संज्ञा में विकसित हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम की बात करेंगे तो भरतनाट्यम भारत के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। इसका संबंध दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से है। ये नाम भरत शब्द से लिया गया है। इसका संबंध आपका नृत्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र है। इसके अलावा भरतनाट्यम के कुछ प्रमुख कलाकार की बात करेंगे तो लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, व्यंजयमती माला, मालविका सरकार, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, सोनमान सिंह, रुक्मणी देवी अनुले, इन सभी का संबंध आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय संगीत नृत्य से है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर रही थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1956 का मेलबर्न। ठीक है, 1956 के ओलंपिक खेलों में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया था। यह भारतीय टीम की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और भारतीय टीम ने 1962 के एशियाई खेलों में दक्षिण कोरिया को 2 से हराकर स्वर्ण पदक भी जीता है। नेक्स्ट आपका है कि एक प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व निम्नलिखित में से किस विद्या के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कुमार गंधर्व की बात करेंगे तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रसिद्ध गायक थे। वो अपनी विशिष्ट गायन शैली और घराने की किसी परंपरा को नहीं मानने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ण को उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार के अनुष्ठान की अनुमति नहीं थी।
तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा शूद्र। ठीक है, शूद्र वर्ण को जनेऊ पहनने इस कारण शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपका है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सूर्य प्रकाश। गहरे समुद्र के जलीय तापीय परितंत्र को छोड़कर पृथ्वी पर सभी जो पारिस्थितिक तंत्र के लिए एकमात्र जो ऊर्जा का स्रोत है वो आपका सूर्य है। आपतित और सौर विकिरण का 50% से कम भाग प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट आपका है कि प्लाज्मा का चुंबकीय परिरोध नामक दृष्टिकोण किस तकनीक का वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 फ्यूजन रिएक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि कर्नाटक की धार्मिक विरासत और समृद्ध संस्कृति को दर्शाने वाला करगा उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो ये जो करगा उत्सव है आपका 11 दिनों तक मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। करगा कर्नाटक में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये कर्नाटक के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। करगा को बेंगलोर के प्रसिद्ध धर्मराज स्वामी मंदिर के देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। यह त्यौहार कर्नाटक की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। यह थिगाला समुदाय का एक शुभ त्योहार है जो लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार एक पौराणिक सेना का हिस्सा थी जिसने एक राक्षस के खिलाफ लड़ाई में द्रौपदी की मदद की थी। नेक्स्ट आपका है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार की पूंजी के स्वामित्व का अनुपात कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 50%। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बात करेंगे तो आपका जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था वो आपका प्रथमा ग्रामीण बैंक था जिसका स्थापना 1975 में 2 अक्टूबर के दिन किया गया। वर्तमान में बात करेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग RRB भी कहते हैं। तो आपके वर्तमान में अभी 82 RRB हैं। इसके अलावा एक क्षेत्रीय बैंक की जो इक्विटी होती है वो आपका केंद्र सरकार के पास भी होता है, राज्य सरकार के पास भी होता है, उसका जो प्रयोजक बैंक होता है जो आपका स्पॉन्सर करता है उसके पास भी होता है। केंद्र सरकार के पास जो इक्विटी होता है वो आपका 50%, राज्य सरकार के पास जो इक्विटी होता है वो आपका 15% और आपका जो 35% जो इक्विटी होता है वो आपका स्पॉन्सर्ड बैंक के पास ही होता है। जो आपका प्रथमा ग्रामीण बैंक था इसका जो स्पॉन्सर बैंक था वो आपका सिंडिकेट बैंक था। उसी प्रकार आपका वर्तमान में 82 RRB हैं। तो 82 RRB के भी एक आपका क्या होगा स्पॉन्सर बैंक होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य की बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक मुख्यधारा में शामिल करना था क्योंकि लगभग 70% भारतीय आबादी ग्रामीण थी। और प्रथमा बैंक मुरादाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में प्रधान कार्यालय के साथ पहला RRB था। नेक्स्ट आपका है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से पतेती उत्सव है जो कि मनाता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका 1 हो जाएगा पारसी। ठीक है, जो पतेती उत्सव है वो दूसरा आपका पारसी के द्वारा मनाया जाता है। पारसी समुदाय नववर्ष को नवरोज के अलावा पतेती और जमशेदी नवरोज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो आपका नवरोज त्योहार था आपका जो मध्यकालीन भारत का जो आपका गुलाम वंश का शासक था बलवन के द्वारा शुरू किया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि मार्च 2022 तक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक विषय यानी कि थीम नहीं रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका स्वयं से पहले सेवा यानी कि सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, ये आपका थीम अभी नहीं रहा है। बाकी सच्ची आज़ादी की ओर, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, याद करो कुर्बानी, ये सब थीम आपका स्वतंत्रता दिवस कर रहा है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका हरा शैवाल है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोफाइसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरा शैवाल जिसे कि क्लोरोफाइटा डिवीजन के सदस्य ये प्रमुख प्रकाश संश्लेषक वर्णक के रूप में क्लोरोफिल A और B होने की विशेषता वाला जीव है। क्लोरोफाइसी को हरित शैवाल भी कहा जाता है। अधिकांश क्लोरोफाइट्स में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं जिन्हें पाइरेनोइड्स कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के आसपास स्थानीयकृत होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने दिसंबर 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हरभजन सिंह। ठीक है, अनुभवी स्पिनर हरभजन सिंह की बात करेंगे तो आपका सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की थी। वो टेस्ट हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज थे। वह अनिल कुंबले, कपिल देव, R अश्विन के बाद देश के चौथी सबसे ज़्यादा विकेट 417 लेने वाले गेंदबाज भी हैं। उन्होंने 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दूसरे मैच में टीम का पदार्पण किया और 2007 में भारत की विजय
वर्ल्ड कप T20 टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। नेक्स्ट आपका है कि भारत के महान संगीतकारों में से एक उस्ताद विलायत खां निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र के वादन के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सितार। ठीक है, विलायत खां सितार वादन की अपनी एक अलग शैली, गायकी शैली विकसित की, जिसमें श्रोताओं पर गायन का एहसास होता था। उनकी कला के सम्मान में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उन्हें आफ्ताब सितार का सम्मान दिया था और ये सम्मान पाने वाले एकमात्र सितार वादक थे। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में फील्ड हॉकी को खेल के रूप में पहली बार शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका 1908 हो जाएगा। ठीक है, 1908 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1908 में आपका फील्ड हॉकी को पहली बार शामिल किया गया था, लेकिन 1912 में आपका जो स्टॉकहोम खेलों से हॉकी को फिर से हटा दिया गया था। बाद में फिर से आपका 1920 में शामिल किया गया एंटवर्प ओलंपिक में। हॉकी को एक बार फिर से 1924 में आयोजित पेरिस ओलंपिक का हिस्सा नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में भारत सरकार पर्यावरण उन्नयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, जिससे कि जंगली एशियाई हाथियों की आबादी को लेकर राज्यों द्वारा वन जीव प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जा सके। नेक्स्ट आपका है कि उन अपसारी केंद्रों के पास किस प्रकार की प्लेटें सीमाएं बनती हैं, जहां प्लेटें टूटकर अलग होती हैं और भू प्रवाह से मेघमा द्वारा ऊपर उठकर नई परत का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अपसारी सीमा यानी कि डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 2, दुर्गेश नंदी आपका बंकिम चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। दुर्गेश नंदी के अलावा जो आनंदमठ पुस्तक है वो भी आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही लिखा गया है। जो एक आपका विद्रोह हुआ था आपके इतिहास में, सन्यासी विद्रोह, उसका जो जिक्र है वो आपका आनंदमठ पुस्तक से भी मिलता है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश का संस्थापक था जिसने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करके अपने राज स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पुष्यमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका जो अंतिम मौर्य शासक था, ठीक है, आपका वृहदत्त, उसकी हत्या कर आपका सुंग वंश का स्थापना किया था। इसके अलावा देवभूति की बात करेंगे तो देवभूति आपका सुंग वंश का अंतिम शासक था, जो कि ऑप्शन में भी है। उसकी हत्या उसी के मंत्री अश्वदेव ने किया था। पुष्यमित्र सुंग वंश का अंतिम शासक पहला शासक यानी संस्थापक था। वृहदत्त की हत्या करके उसने स्थापना किया था। अग्निमित्र की बात करेंगे तो पुष्यमित्र सुंग का पुत्र कहिए या उत्तराधिकारी था। इसके अलावा कालिदास के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है मालिका विघ्नमित्रम, नाटक में अग्निमित्र सुंग मुख्य पात्र थे। नेक्स्ट आपका है कि पक्षिनिया एक परिजीवी डैश है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। पक्षिनिया ग्रेमिनिस एक कवक है जो प्राथमिक पोषी के रूप में गेहूं के पौधे का उपयोग करता है। गेहूं के पौधे में द्विकेंद्रिक चरण पूरा होता है। द्विकेंद्रिक कवक जाल सुविकसित शाखित होता है। इसके 2 मुख्य बीजाणु चरण होते हैं, यूडिनल और तेलियाल। यूडिनल अवस्था तब होता है जब यूडिडो बीजाणु बनते हैं। नेक्स्ट आपका है कि किस कोशिकांग में यूडेट ऑक्सीडेज क्रिस्टल से बना न्यूक्लियोइड नामक क्रिस्टलीय पदार्थ का केंद्रीय कोर होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पेरोक्सिसोम। ठीक है, पेरिक्सोसोम इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 के अनुसार अखिल भारतीय गरीबी अनुपात कितना पाया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 25.01%। नेक्स्ट आपका है कि जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अमित शाह। ठीक है, अमित शाह के पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं। ये जो सहकारिता मंत्रालय है इसकी जो स्थापना है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपका 6 जुलाई 2021 को किया गया था। देश के पहले सहकारिता मंत्री आपके अमित शाह जी हैं, वर्तमान में भी आपका यही है। नेक्स्ट आपका है कि फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय शहर में गोवर्धन यानी कि बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इंदौर। ठीक है, 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से इंदौर की देवगुड़िया क्षेत्र में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन बायो CNG प्लांट का लोकार्पण किया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका कुल आपका 50 प्रश्न है जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में SSC स्टेनोग्राफर में पूछे गए थे। तो बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।